Hello students, welcome to another lecture of physics. लास्ट लेक्चर में हमने डेंसिटी मॉडल पढ़ा था. ठीक है, आई होप सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी. नाउ दिस इज रिलेटिव डेंसिटी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी. इसकी डेफिनेशन क्या है? Relative density. It is defined as the density of the substance, upon density of water at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius. That is the formula for relative density. जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी है लेट्स से 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विच इज 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. And we know that the density of water at 4 degrees Celsius is equal to 1 gram per cubic centimeter. ये आपको याद रखना है. Density of water at 4 degrees Celsius is 1 gram per cubic centimeter. Why at only 4 degrees Celsius? This is due to anomalous expansion of water. हायर स्टैंडर्ड में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे. Anomalous expansion of वाटर. ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी इसकी होती है. सो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट आई गेट? दिस ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कट हो जाएगा और आपको सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 10. सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी. आप जो हाइड्रोमीटर पढ़ोगे, अभी मैं हाइड्रोमीटर पढ़ाऊंगा आपको, which is used to measure the density, वो सिर्फ आपको relative density देगा. और उसके relative density अगर आपको पता है तो आप किसी का density भी निकाल सकते हो, density of substance भी निकाल सकते हो. तो बहुत ही important topic है और बहुत ही आसान है. आपको ये याद रखना है, relative density is density of the substance upon density of water at 4 degree Celsius. That is your relative density. Next, flotation और आर्किमिडीज प्रिंसिपल. फ्लोटेशन का मतलब क्या है? देखो, आप किसी कुछ ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालोगे तो वो फ्लोट करेगा. कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? सिंक कर जाएंगे, राइट, नीचे गिर जाएंगे. उसका क्या रीजन है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं? क्या रीजन है? तो ये रीजन समझने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो उससे हम फ्लोटेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हो, तो क्या होगा? ये देखो, उतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ये ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही वॉल्यूम वो फ्लूइड डिस्प्लेस कर देगा, मतलब बाहर की तरफ फेंक देगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दिख रहा होगा आपको. मान लो ये जो वॉल्यूम है इस ऑब्जेक्ट का वो है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अंदर गया तो अंदर देखो ये लेवल तो चेंज नहीं हुआ. तो अगर अंदर गया तो इतना वॉल्यूम फ्लूइड का बाहर चला गया. ये कितना है? ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. बात समझ में आ रही है? तो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का अंदर होगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, दैट इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, ये पहली बात. अब
आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड के अंदर इमर्स करवाते हो, चाहे पूरा करवाओ, चाहे आधा करवाओ, चाहे थोड़ा करवाओ, आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड के अंदर इमर्स करवाते हो तो उसको ऊपर की तरफ, उसको उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट या फिर बोयंट फोर्स, या फिर बोयंट फोर्स। वापस सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर, अच्छा फ्लूइड का मतलब क्या, वन विच फ्लोज, आपका लिक्विड हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, कोई भी गैस हो गया, ठीक है, तो फ्लूइड मीन्स द वन विच फ्लोज, ठीक है। अच्छा वापस सुनो, अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं और बोयंट फोर्स कहते हैं। अच्छा इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? The upthrust experienced by the immersed body would be equal to the weight of the fluid displaced by the body, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसको मैंने एयर में इस ऑब्जेक्ट को मेजर किया तो इसका वेट 4 न्यूटन निकला, फिर उसके बाद किसी फ्लूइड में डाल दिया तब उसका वेट 1 न्यूटन निकला। कैसे निकला? फिर मैंने ये फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ ना वो 3 न्यूटन, हमने देख लिया कि 3 न्यूटन डिस्प्लेस हुआ। तो इस केस में इस पे क्या लग रहा होगा, एक तो 4 न्यूटन का उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा और ऊपर की तरफ 3 न्यूटन लग रहा होगा। 4 न्यूटन तो उसका वेट लग रहा होगा और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, 3 न्यूटन। क्यों 3 न्यूटन? बिकॉज 3 न्यूटन इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जितना इस फ्लूइड का वेट होगा उतना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो 4 न्यूटन नीचे वेट की वजह से, 3 न्यूटन ऊपर अपथ्रस्ट की वजह से, तो एग्जैक्ट तो कितना वैल्यू उसका वेट होना चाहिए, 1 न्यूटन, जो कि आपको दिख रहा है 1 न्यूटन होगा, है ना। 1 न्यूटन ही नीचे की तरफ लगेगा ना, क्योंकि 4 न्यूटन नीचे की तरफ, 3 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, 1 न्यूटन ही हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। सो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। एक बार वापस से बताता हूँ, उसके बाद मैं लॉ ऑफ रोटेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। क्या कहते हैं कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हो तो उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, जिसको हम फोर्स, अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहते हैं। उस बॉयंट फोर्स की मैग्नीट्यूड जितना आप फ्लूइड का वेट होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट होगा, उतना उसका वेट लगेगा, उतना ही उसका अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब है, ठीक है। अच्छा अब फ्लोट क्यों होता है, सिंक कब होता है, तो ये बाद में मैं बताऊंगा, यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूँ फ्लोट कब होता है, सिंक कब होता है। देखो, इफ वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट के कंपैरिजन में तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। इस केस में देखो, इसका वेट 4 न्यूटन है और अपथ्रस्ट कितना मिल रहा था, 3 न्यूटन, फिर भी ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? बिकॉज इसका वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। ये पहला कंडीशन। दूसरा, इफ योर वेट इज लेस देन इक्वल टू अपथ्रस्ट, इज लेस देन अपथ्रस्ट, क्या होगा, फ्लोट होगा। क्या होगा, फ्लोट होगा, मतलब थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा। और तीसरा कंडीशन है, इफ वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, तो क्या होगा, some portion is inside the fluid and some is outside, and some is outside। इस केस में भी आप बोलोगे कि ये भी फ्लोट ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस केस, देखो एक चीज समझो, ये दोनों केस को अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली एक ही चीज है, क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट
जब तक कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर जाएगा नहीं तब तक उस पर अपथ्रस्ट लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है? जब तक जाएगा नहीं तब तक ये अपथ्रस्ट लगेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक सरफेस पे रहे, राइट, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, मान लो इसका वेट जो है ना, इसका वेट 5 न्यूटन है, इसका वेट 5 न्यूटन है और अपथ्रस्ट आपको 10 न्यूटन दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, 5 न्यूटन ही देगा और ऊपर के सरफेस पे ही लगा रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बलून, ठीक है ना, जो गैस लाइट गैस के बलून होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट छोटा रहता है अपथ्रस्ट के कंपैरिजन में। देखो एयर भी तो एयर तो जो फ्लूइड है, एयर भी तो फ्लूइड है, तो फ्लूइड में अगर वेट छोटा रहेगा अपथ्रस्ट के कंपैरिजन में तो क्या होगा, बलून क्या ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, राइट। सो दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आपको ये कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, कुछ अलग अलग लिक्विड है। ये देखो कॉर्क है और ये आपका ऑयल है, तो ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। आपने इसी का प्लास्टिक ब्लॉक दिया तो ऑयल में वो गया अंदर, ठीक है, लेकिन वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एक सिरप है और उसके बाद यहाँ पे आपने एक ग्रेप डाल दिया तो क्या होगा, ऑयल में भी सिंक हो गया, वाटर में भी सिंक हो गया, लेकिन सिरप में सिंक नहीं हुआ। तो ये आपको चीजें दिखाती है कि क्या जो आपका अपथ्रस्ट है वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर इसी चीज को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड is greater than density of fluid, if density of solid is greater than density of fluid, what is going to happen, it's going to sink. If density of solid is less than density of liquid or fluid, what's going to happen, it's going to float, ये float होगा। तो यहाँ पे देखो इस केस में ये कॉर्क की डेंसिटी और ऑयल की डेंसिटी, कॉर्क की डेंसिटी छोटी है ऑयल की डेंसिटी से, तो ये क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। ये देखो प्लास्टिक ब्लॉक की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होगी लेकिन लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये फ्लोट होगा यहाँ पे। और ये जो ग्रेप है इसकी डेंसिटी सिरप की डेंसिटी से छोटी होगी लेकिन वाटर और ऑयल से ज्यादा होगी, इसीलिए ये नीचे गिर गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है आपका, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से इसको वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन, जैसे मैंने कहा इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोटेशन होगा। तो आयरन शिप्स जो देखो आप छोटा सा पत्थर डालते हो तो वो सिंक हो जाता है, लेकिन आयरन शिप्स इतने बड़े बड़े होते हैं सिंक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है ना वो कम कर दिया जाता है, डेंसिटी कम किया जाता है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम इतना हो जाता है ताकि इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से भी कम होती है, राइट। एंड व्हेन डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लोट। देखो फ्लोटेशन इन सी वाटर इज इजी देन फ्लोटेशन इन फ्रेश वाटर। आप जब स्विमिंग करते हो तो सी वाटर में आसान होता है, व्हाई, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर, more and hence what will happen, there will be greater upthrust, और upthrust ज्यादा हुआ तो आसानी से आप फ्लोट कर सकते हो। now flotation of fish क्या करती है, it can go deep inside the water, right, and it can come up also। तो क्या करेगी, देखो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी तो डेंसिटी कम हो जाएगा, so it will move up। if it increase the volume it will happen, it will go down, ठीक है। ये it will pump out and pump in the air, right, pump out pump in air करती है, उस हिसाब से ये flotation of fish होता है। हमने सीखा है सबमरीन जो होते हैं ना, ठीक है, उसमें हम मास बढ़ा देते हैं कम कर देते हैं, राइट, बाय जस्ट लेटिंग इट वाटर इनसाइड, तो मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब नीचे की तरफ। इफ आई जस्ट पंप आउट ऑल वाटर, व्हाट विल हैपन, mass will decrease, density will be less, and what will happen, the submarine will come up, right. Then flotation of iceberg, I have already told you the density of ice is less than the density of water, remember, इसीलिए वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, कुछ पोर्शन अंदर रहता है कुछ पोर्शन बाहर रहता है।
फ्लोटेशन ऑफ मैन, देखो आप जब स्विमिंग कर रहे होते हो तो यू जस्ट डिस्प्लेस वाटर, व्हाट डू यू डिस्प्लेस वाटर, राइट। जिनको स्विमिंग आती होगी उनको पता होगा। तो जितना आपका वेट है उस हिसाब से आप उतना ही वाटर को आप डिस्प्लेस करते हो, हेंस यू आर एबल टू स्विम, ठीक है। आई होप ये अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। अभी एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है, हाइड्रोमीटर। इट्स अ डिवाइस यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। इसको क्या करना है, जिसके अक्रॉस भी आप जिस किसी की भी फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है, आप उसको उसमें इंसर्ट कर दो, ठीक है। जिस लेवल पे ये रहेगा उस लेवल का वो आपको रिलेटिव डेंसिटी दे देगा, द हाइड्रोमीटर इज सिंपली अ डिवाइस, ये इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपका है नहीं। इट्स अ डिवाइस यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इतना चीज अगर आप याद रखोगे, ये स्ट्रक्चर देख लोगे तो काफी अच्छा है, काफी इजी है। रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है, रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर कुछ डाउट होगा तो मैसेज करें ग्रुप में, आई विल सॉल्व इट। टेक केयर, बाय बाय।